हेलो एवरीवन, ओ लेवल के इन सेशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम कवर कर रहे हैं इस समय पाइथन वाला मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं M3 R5.1 और इस मॉड्यूल का नाम है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज। प्रेजेंट किया जा रहा है इसे कोडजेन इंडिया द्वारा और मेरा नाम है कौशल श्रीवास्तव। सिलेबस में हमने डिस्कस किया था कि हमें इन चैप्टर्स को पढ़ना है। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम फ्लोचार्ट पढ़ना है, फिर हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स, सीक्वेंस डेटा टाइप, फंक्शंस की बात करेंगे, फिर फाइल प्रोसेसिंग पढ़ना है, मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, नंपाई बेसिक पढ़ने हैं। टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। हमने इसके पहले वीडियो में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे प्रोग्रामिंग होगी और उसमें आपको फ्लो चार्ट और बात करी थी एल्गोरिथम की। आप इसे उल्टा देख लीजिएगा, एल्गोरिथम में फ्लो चार्ट की बात की थी। चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। एजेंडा एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि बेसिक मॉड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन की बात करेंगे, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट की हम बात कर चुके हैं। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करने जा रहे हैं। हालांकि इसका एक वीडियो मैंने पिछले दिन अपडेट किया था, लेकिन बाय मिस्टेक उसमें जो है वॉइस और नॉइस कैंसिलेशन सही से हो नहीं पाई, तो बहुत ख़राब सा वीडियो गया है। सो आप उसे अवॉइड कीजिएगा। अभी ये वीडियो आप देखिएगा तो पॉसिबली उससे बेहतर आवाज़ आपको मिलेगी। अगर हम बात करें व्हाट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, तो आपको पता होगा कि प्रोग्राम को हम बोल रहे थे सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या यूँ कहें कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो हम जब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई काम करना है और आप उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो प्रोग्राम में क्या करते हैं कि आप उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं कि पहली बार पहले स्टेप पे ये करेंगे, दूसरे पे ये करेंगे, तीसरे पे ये करेंगे, चौथे पे ये करेंगे। इस तरीके से हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। उन्हीं सीक्वेंस को अगर हम कंप्यूटर लेवल पे देखें तो कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है अगर हम कहें तो ये कुछ स्पेसिफाइड टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं, या यूँ कहें कि जिनके द्वारा कंप्यूटर वर्क करता है। दो तरीके के टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जब हम डेफिनेशंस को इस्तेमाल करते हैं इसके। तो प्रोग्राम को हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं और इसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे भी देखा जाता है। तो यहाँ हम बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे पाइथन, लेकिन वो आगे करेंगे। अभी हम सिंपली समझे कि कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के तौर पे भी देख सकते हैं, जिसमें 2 लाइन से लेके मिलियन लाइन्स तक की बात हो सकती है, मिलियन लाइन इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, या यूँ कहें कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को भी हम प्रोग्राम के तौर पे देख सकते हैं। इसमें एक सोर्स कोड होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम को जनरल भाषा में आप प्रोग्रामिंग या कोडिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम की कोडिंग भी कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जैसा भी आप कहें। ठीक, अगर हम बात करें कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बगैर क्या होगा, तो सिंपली हमें पता है कि जितने भी फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो सारे प्रोग्राम के थ्रू ही काम करते हैं। तो अगर हम कहें कि कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होगा तो कंप्यूटर विल बी लाइक अ डब्बा एंड डम बॉक्स टाइप का होगा। ठीक, कंप्यूटर एक्टिव करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आपके कंप्यूटर में कुछ प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे बेसिक प्रोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं ओएस का, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। तो यूज़ क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, तो हमारे हमने पिछली बार बात करी थी चैप्टर मॉड्यूल नंबर 1 में। तो उसमें हमने बात की थी कि कंप्यूटर की जितनी भी फील्ड हैं उन सब में इस्तेमाल होता है। जैसे हम फील्ड करें हाउस होल्ड में, एग्रीकल्चर में, मेडिकल सेक्टर में, एंटरटेनमेंट में, डिफेंस में, कम्युनिकेशन में, इन सब में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब में अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कुछ पॉपुलर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ऐसे हैं जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, या और सारे हैं, एड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज कह सकते हैं। फोटोशॉप के अलावा अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस समय, तो मैं इस पर इस्तेमाल कर रहा हूँ OBS स्टूडियो। तो ये भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है ना, टाइप ऑफ प्रोग्राम है जिसको हम एज ए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्राफिकल और स्पेशल इफेक्ट देने के लिए मूवी मेकिंग में भी कंप्यूटर प्रोग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोग्राम होते हैं जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड में, एक्सरेज में और मेडिकल एग्जामिनेशन में भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं।
कंप्यूटर प्रोग्राम और ऑल्सो बीइंग यूज फॉर मोबाइल फोन्स, ठीक है, SMS के लिए, चैट के लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए, इन सब के लिए भी हम कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि लाइफ के लगभग हर सेक्टर में हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर का प्रोग्राम इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो ये तो मैंने सीधा आपको दिखा दिया एक ब्रीफ इंट्रो। अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। पिछली क्लास में जो है इसे अपडेट कर दिया गया था, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज थे, तो इसे मैं दोबारा कर रहा हूँ। हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यहाँ शायद गलत लिख दिया गया है, लैंग्वेज AGES होगा, लैंग्वेजेस आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम इसे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग का एरा और दूसरा है हाई लेवल प्रोग्रामिंग का एरा। तो इससे बोलते हैं LLL और इससे बोलते हैं HLL, शॉर्ट फॉर्म में HLL और LLL की बात करते हैं। तो कंप्यूटर के पहले दो जनरेशन्स की बात करें, लाइक प्रोग्रामिंग जनरेशन की बात करें, तो उसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, हालांकि अभी हम बात करेंगे क्या है ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, लेकिन जब हम फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो हम इसे लो लेवल एराज में जोड़ते हैं। फिर हम जब थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो हम इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग एरा के टाइम में देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता ही दिया कि बेसिकली ये है क्या है कि एक लंबे समय का परिणाम है, एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में नहीं आई है। फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक हम काम कर चुके हैं और इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो यही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि ये यूज़र फ्रेंडली होता गया समय के साथ, ईजियर टू यूज़ होता गया, धीरे धीरे मोर पावरफुल होता गया, और अभी जैसे हम AI और ML पे बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत स्ट्रांग होता चला जा रहा है। जनरेशन को डिवाइड करके अगर हम देखें तो इसे कुल मिला के 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन फॉर 1GL कहा जाता है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज को 2GL कहा जाता है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को 3GL शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस और 5GL फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को कहा जाता है। तो एक एक लैंग्वेज, लाइक एक एक जनरेशन करके हम देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी, इसमें इस्तेमाल क्या होता था, कैसे कैसे इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज का टाइम जो है उसे हम मशीन लैंग्वेज का टाइम भी कहते हैं। इसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ करती थी और मशीन लैंग्वेज को ही नेटिव लैंग्वेज कहा जाता है कंप्यूटर की। जैसे आपको पता है कि कंप्यूटर हमेशा 0 और 1, मतलब आप 0 को कहें ऑफ और 1 को कहें ऑन। कोई भी मशीन आमतौर पे केवल 2 ही भाषा समझती है, या तो ऑफ की या तो ऑन की। तो कंप्यूटर भी एक मशीन है और कंप्यूटर की लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज जो है वो भी मशीन लैंग्वेज है। अभी हम बाइनरी लैंग्वेज की बात करेंगे तो आगे और देखेंगे। तो मशीन लैंग्वेज, अ प्रोग्रामर डील विद द बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर में आपको 2 ही नंबर देखने को मिलते हैं, 0 एंड 1। Information in the computer is handled using electric component like integrated circuits या semiconductors। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन फर्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए गए इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए, उसमें हमें केवल 2 तरीके की चीज़ें देखने को मिली। एक तो IC देखने को मिली, दूसरी सेमीकंडक्टर मेमोरीज देखने को मिली। ठीक, मशीन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम मशीन्स टू मशीन बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिज़ाइन। चूँकि हमारे हर मशीन की इंटरनल डिज़ाइन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो इसी तरीके से मशीन टू मशीन में आपको मशीन लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। हालांकि इतना वास्ट नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े, बट ऐसा आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। क्या फ़ायदा था फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या 1GL का? तो पहली बात, ये ट्रांसलेशन फ्री थे और डायरेक्टली एग्जीक्यूट किए जाते थे कंप्यूटर के द्वारा, मतलब इसमें जैसा कोई ट्रांसलेटर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। ठीक है, दीज लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड वेरी स्पीडली एंड एफिशिएंटली बाय द CPU ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जब कोई प्रोसेसर और बीच का मीडिएटर प्रोग्राम नहीं रहेगा तो हमारे पास सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि हम उस लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर लें डायरेक्टली। यूटिलाइज द मेमोरी in an efficient manner because it is possible to keep track the data each bit of data। जो डायरेक्टली एक्सेस होता था तो ईच बिट ऑफ डेटा को हम एक्सेस यू कहें कि ट्रैक कर सकते थे, तो हम डायरेक्टली मेमोरी को यूटिलाइज करते थे। और यूटिलाइज मेमोरी जब करते थे तो हमें मेमोरी के कॉन्सेप्ट पता होते थे कि हमें कितनी मेमोरी इस्तेमाल करनी है, कितनी या मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, ये भी ध्यान रखना होता था। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस की, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जो यूज़ की गई उन्हें सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहा गया। ये बेसिकली जो लो लेवल लैंग्वेज थी उनसे थोड़ा हाई थी।
तो इसे हम कहते थे लो लेवल लैंग्वेज, वो वेरी लो थी, ये थोड़ा लो है, इस तरीके से डिफाइन किया गया है। मतलब अब उस समय जब ये डेवलप हुए होंगे मेरे ख्याल से तो यही कहा गया होगा कि यही हायर है, लेकिन ये कह सकते हैं आज के समय में कि वो लो लेवल लैंग्वेज थी, तो हम इसे नेक्स्ट हायर लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं LLL से, है ना। असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट थी, जैसा कि मैंने बता दिया। इसमें एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल होता था जिसे हम असेंबलर कहते थे, है ना, असेंबलर कहते थे। असेंबलर, इंटरप्रेटर और जो है कंपाइलर के बारे में हम बात करेंगे, बट अभी हम यहाँ देखते हैं कि एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम इस्तेमाल होता था, असेंबलर कहा जाता था। स्टेटमेंट जो होते थे एक लाइन, वन पर लाइन लिखे जाते थे और हर स्टेटमेंट का एक मेनोमेनिक होता था, जिसका एक मेनोमेनिक कोड ऑलरेडी होता था। अब मेनोमेनिक की बात यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऐड कर लिया है, ये लाइन कि इट इज़ नथिंग स्पेशल बट इंग्लिश बेस्ड वर्ड यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन। लाइक अगर हम ऐड करना है तो ADD फॉर एडिशन। अब मेनोमेनिक का मतलब यही है कि जैसे पहले हम क्या कर रहे थे, मशीन लैंग्वेज की बात कर रहे थे, मशीन कोड्स की बात कर रहे थे, तो मशीन कोड्स में हम डायरेक्टली बात कर रहे थे कि 0101 के फॉर्म में डेटा इंटरप्रेट करेंगे, डेटा लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हम डेटा 0101 के फॉर्म में ना लिख के इसे इंग्लिश वर्ड बेस्ड रखने लगे, और इसी लैंग्वेज को हमने इसमें जो जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया उसे हमने कहा असेंबली लैंग्वेज। तो रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्योंकि अब हमें इंग्लिश में लिखना पड़ा, लेकिन इंग्लिश के मेनोमेनिक कोड्स इस्तेमाल करने पड़े, तो फिर हमें थोड़ी बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ी। एडवांटेज क्या थे सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस के, ये भी आसान थे, डेवलप टू अंडरस्टैंड, आसानी से बनाए जा सकते थे, इनको मॉडिफाई करना इजी था, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की अपेक्षा। अब चूंकि इंग्लिश, देखिए जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात आएगी तो इंग्लिश लैंग्वेज हम जैसे ह्यूमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ह्यूमन बातचीत की लैंग्वेज है ना, तो इसे लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, द प्रोग्राम रिटन इज इन दीज लैंग्वेज आर लेस प्रोन टू एरर्स एंड देयरफॉर कैन बी मेंटेन्ड विथ अ ग्रेट ईज। केस नहीं, सॉरी ग्रेट केस नहीं, ईज होगा शायद, ग्रेट ईज, ठीक है। आसानी से इन्हें मेंटेन किया जा सकता था और कम तनाव वाले होते हैं। मतलब तनाव वाले का मतलब है कि इसको लिखने में बहुत तनाव नहीं होता था कि हाँ भाई आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। अब जैसे मेरे कोड्स में आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि आपको इसे ऐड लिखना है तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, या सब्सट्रैक्ट के लिए SUB लिखना है तो इसके लिए बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये ईजी थे, समझना आसान था। प्रोग्रामर नीड नॉट टू कीप ट्रैक of the storage location of the data and instruction while writing the assembly language program। तो assembly language program करते समय प्रोग्रामर को डेटा को ट्रैक नहीं करना होता था, ना उनके स्टोरेज लोकेशन को ट्रैक करना होता था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था। नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आई जिसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के तौर पे देखते हैं, और ये थी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज देखी जाती है। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको ओवरकम किया गया, और ये कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज बाद में बनी। जब उस समय आई होगी तो मेरे ख्याल से एडवांस लैंग्वेज रही होगी। ऐसे कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो हम उसे एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे देखते हैं, ऐसे ही जब ये लैंग्वेज आई होगी तो उस समय के लिए एडवांस रही होगी, लेकिन बाद में इसे हमने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया। और इसमें सिंटैक्स लिखते थे जिसे हिंदी में कहते हैं प्रारूप, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने का एक ढंग, पर्टिकुलर ढंग है, तो उसे हम कहते हैं सिंटैक्स, या हिंदी में कहते हैं प्रारूप। तो ट्रांसलेटर लाइक कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर आर यूज्ड। इसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम के दो ट्रांसलेटर्स इस्तेमाल होते थे। इन दोनों में से कोई इस्तेमाल किया जाता था। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटर, कंपाइलर और ट्रांसलेटर को अभी आगे। हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। आमतौर पे ये मशीन डिपेंडेंट होती थी, यही लिखा हुआ है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि ये सारा प्रोसेस जो होता है वो ह्यूमन इंटरेक्शन से लिमिटेड, ह्यूमन इंटरेक्शन में लिमिटेड रहता था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मशीन डिपेंडेंट होती थी। इसमें कुछ एग्जांपल के तौर पे बताया गया फॉरट्रान, इसी को फुल फॉर्म पूछा था, फार्मूला ट्रांजिशन, एल्गोल, कोबोल, C+ और C, ये सारी चीज़ें। एडवांटेज क्या था, अब प्रोग्राम लिखना आसान हो गया, पढ़ना आसान हो गया, लर्न करना आसान हो गया और समझना भी आसान हो गया, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। एज द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेज आर लेस प्रोन, वही बात यहाँ पे भी निकल के आई, ईजी मेंटेन कर सकते थे इसे आप, और थोड़ा कम तनाव वाले होते थे, मतलब इजीली लिखा जा सकता था, इजीली डेवलप किया जा सकता था, इजीली आप कह सकते हैं कि इसे आप बना सकते थे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द प्रोग्राम रिटन इन दीज लैंग्वेज कैन बी डेवलप्ड वेरी लेस टाइम,
बहुत कम समय में इस्तेमाल किया जा सकता था एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। अच्छा, आप देखिएगा लेटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आएंगी वो इससे भी कम में ये काम करेंगी। तो अब जो आपको देखने को मिलेगा, हर एक लैंग्वेज जो जब हर एक जनरेशन बढ़ेगी तो बेसिकली जनरेशन के साथ चीज़ें भी बढ़ती जाएंगी, है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। उसमें कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। अब प्रोग्राम जो थे वो पहले बड़े बड़े लिखे आते तो अब छोटे हो गए। लो लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा जो है वो छोटे प्रोग्राम लिखने, शॉर्टर लेंथ वाले प्रोग्राम आने लगे। इसके बाद आई कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन, जिसे हम VHLL कह सकते हैं, वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। इसमें कुछ बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी HLL के तौर पे देखा जाता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस के तौर पे देखा जाता है, ठीक। और ईजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आई आमतौर पे आप जिसे कह सकते हैं पाइथन, है ना, जैसे पाइथन हो गया, आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के लिए ही बात करते हैं। पाइथन हो गया तो SQL हो गया, CSS हो गया, है ना, कोल्ड फ्यूजन हो गया। तो ये सब क्या हो गया, ये आपको फोर्थ जनरेशन में देखने को मिलेंगी। फोर्थ जनरेशन दिस लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस। अगर आपको बहुत प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इस पर काम कर सकते हैं। और ये भी मशीन इंडिपेंडेंट लाइक लैंग्वेजेस होती थी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल का क्या मतलब है कि देखिए, इसमें कोई बहुत मतलब आपको ऑब्जेक्ट, इससे OOP भी लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, इसी में आते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में हो गया तो आपको प्रोसीजर बहुत ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट्स। क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको आमतौर पे इंग्लिश लैंग्वेज से वेरी सिमिलर दिखेंगी, तो उसे समझना और लिखना आसान हो गया। फोर्थ जनरेशन आर यूज टू एक्सेस डेटाबेस। बहुत अलग अलग तरीके के, जैसे SQL जो है वो इस्तेमाल होता है डेटाबेस एक्सेस के लिए, और इसके अलावा आप कह सकते हैं MS एक्सेस का भी इस्तेमाल होता है, बट वहाँ उसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो हम उसको यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। एडवांटेज क्या थे, आसान था, सीखना आसान था, कम समय लगता था, कॉस्ट इफेक्टिव था, कम एफर्ट लगता था, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में बहुत लाइक एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में बहुत इजी था। These programming languages allow to efficient use of the data by implementing the various database, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। The program developed in these languages are highly portable। हाईली पोर्टेबल का मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन पे, मशीन इंडिपेंडेंट थी ना, तो मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी मशीन, पर्टिकुलर मशीन पे ही नहीं, आप जहाँ चाहे वहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते थे। मशीन इंडिपेंडेंसी का यही मतलब है कि एक मशीन से दूसरे मशीन में आसानी से पोर्टेबल थी, दूसरी मशीन में भी वो काम करती थी। फिर बात आती है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, या न्यूरल लैंग्वेज की, न्यूरल प्रोसेसिंग की, न्यूरल नेटवर्किंग की बात आती है। साथ साथ हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेजेस की, तो वो सब यहाँ पे आपको ML की बात करते हैं तो यहाँ देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन टू मेक द कंप्यूटर सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम विदाउट द प्रोग्रामर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें खुद से सोचने की क्षमता डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं गूगल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, है ना, वो आपको वॉइस प्रोसेसिंग करता है। एलेक्सा की बात कर लें तो ये सब क्या है, ये बेसिकली फिफ्थ जनरेशन की डेवलपमेंट है, आप देख सकते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग द कॉन्स्टेंट गिवन द प्रोग्राम, कॉन्स्टेंट के थ्रू काम करते थे। मतलब आप यूँ कहें कि ये उसमें खुद से सोचने समझने की क्षमता हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग को हम न्यूरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के तौर पर भी देखते हैं। और इनका मेजर फील्ड अगर हम देखें तो बहुत जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे मर्क्यूरी, प्रोलॉग, OPS 5, ये सारी आपको जो है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज देखने को मिल सकती है। क्या फ़ायदे थे, क्या फ़ायदे हैं, बल्कि क्वेरी द डेटाबेस द फास्ट एंड इफिशिएंट मैनर। अब हर जनरेशन में ये चीज़ें मतलब फास्ट और फास्टर होती जाएंगी, ठीक है, यूज़र के लिए आसान होती जाएंगी, यूज़र इंटरफेस इनका ईजी होता जाएगा। तो यहाँ भी वही देखने को मिलता है, द यूज़र कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम इन अ सिंपल एंड ईजी मैनर। तो ये पूरी बात आती है आपको फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के बीच में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक दो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बता दूँ, वो बहुत छोटे लेवल पे। एक ब्लैक स्क्रीन लेके देखिए, हमने अभी बात की ट्रांसलेटर्स की। तो जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल के तौर पे अक्सर ये समझाता हूँ क्लासेस में बच्चों को कि मान लीजिए कोई दो पर्सन है, एक को इंग्लिश अच्छी आती है ना, और एक जो है वो फ्रेंच बोलता है। एक पर्सन है जो इंग्लिश बोलता है, एक पर्सन है जो फ्रेंच बोलता है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करना है अगर, तो हम क्या कैसे ये कम्युनिकेट कर सकते हैं।
इंग्लिश वाला ना फ्रेंच जानता है ना फ्रेंच वाला इंग्लिश जानता है, तो हमें एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी इसको हम कहें थर्ड पर्सन, ठीक है, या इसे हम थर्ड पर्सन कहें जो इंग्लिश भी जानता हो, है ना, और साथ साथ फ्रेंच भी जानता हो, ताकि ये इंग्लिश की बात सुने और इसे फ्रेंच में पहुंचा सके, और फिर फ्रेंच की बात सुने और फिर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसको बता सके। तो हम कहते हैं कि इट इज़ लाइक द पर्सन हु इज द थर्ड पर्सन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर। ऐसे ही आपको पता है कि कंप्यूटर में भी कंप्यूटर की भाषा यूज़र तक पहुंचाने के लिए, जैसे यूज़र है और यहाँ हम बात करें मशीन की, है ना, मशीन को की भाषा यूज़र तक पहुंचाने के लिए या यूज़र की भाषा मशीन तक पहुंचाने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है। तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें कि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो मशीन लाइक कंप्यूटर की भाषा को यूज़र तक पहुंचाते हैं, यूज़र की भाषा को मशीन तक पहुंचाते हैं। जिसमें हमने बताया था आपको IPO साइकिल, तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बीच में जो प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट है, ये ट्रांसलेटर बेस पे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ट्रांसलेटर बेस पे हुआ है। ठीक है, एक और स्लाइड ले लेता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन रिकॉर्ड ले लेता हूँ। तो अब हम बात करेंगे इसी के आगे थोड़ा सा, जिसमें मैं कह सकता हूँ आपसे कि ये बेसिकली ट्रांसलेटर्स को हमने दो बेस पे देखा। पहला बात करी हमने असेंबलर की, ठीक है, और दूसरा बात करी कंपाइलर की। तो ठीक है, इसी के बीच में एक तीसरा भी होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। तो असेंबलर का काम जो था वो है असेंबली लैंग्वेज को, है ना, ये सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल होते थे, यूज़र तक पहुंचाने का काम, और यूज़र से असेंबली लैंग्वेज तक पहुंचाने के लिए बीच में जो है असेंबलर का इस्तेमाल किया जाता था। ये मशीन लैंग्वेज है ना, मशीन लैंग्वेज को असेंबली में चेंज करके, असेंबली से, माफ़ कीजिएगा यहाँ थोड़ा गलत बता दिया मैंने, असेंबली को, है ना, असेंबली लैंग्वेज को जो है वो मशीन में चेंज करके फिर यूज़र तक पहुँचाता है, यूज़र को मशीन में चेंज करके असेंबली। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसको हम बोल रहे थे असेंबलर। इंटरप्रेटर में क्या होगा कि ये प्रोग्रामिंग, ये हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होते हैं, और ये प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। ठीक है, रीड लाइन बाय लाइन, मतलब एक एक लाइन करके आपको प्रोग्राम रीड करके कंपाइल कर, प्रोग्राम जो है डिबग करके आपको बताते रहेंगे, और गलतियां आएंगी तो वहीं पे स्टक कर जाएंगे जब तक आप उस लाइन को सही नहीं कर देते। कंपाइलर की बात क्या करेंगे कि रीड होल प्रोग्राम एट वंस, एक ही बार में पूरा प्रोग्राम ये जो है वो रीड कर लेता है, तो उसके बाद सारे एरर्स आपको शो कर देता है। तो ये बेसिकली ये तीनों जो है वो ट्रांसलेटर हैं। इनके बारे में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, वैसे इतनी इससे ज़्यादा ये पूछा जाने वाला नहीं, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके बारे में डिटेल में क्लास ले लूँगा। हालांकि जो पिछला वीडियो है उसमें बहुत डिटेल में समझाया गया है। सो अगर आपको थोड़ी सी वॉइस इशूज़ नहीं फेस करने पड़ते उसमें, तो आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी डिफरेंस मिल जाएगा। तो अब हम एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं, और लो लेवल लैंग्वेज इनके बनस्पत आप कहें कि इसमें डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट होता है। ठीक, ओपन क्लासेस होती थी, मैसेज स्टाइल जो है वो डायरेक्टली होता था, तो इससे हम डायनेमिक कंस्ट्रक्शन में देख सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हार्डवेयर आर एक्सट्रीमली रेटेड ऑफ एब्स्ट्रक्शन विच इज़ एक्चुअली क्लोज टू हैविंग नन, लगभग ना के बराबर। ठीक, पुअर परफॉर्मेंस हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनकी जो है थोड़ी परफॉर्मेंस पुअर दिखती है, और ये लो लेवल लैंग्वेज की परफॉर्मेंस जो थी वो थोड़ी अच्छी थी, हाई लेवल लैंग्वेज से थोड़ी अच्छी थी। हाई लेवल लैंग्वेज में कोड छोटे हो गए, जबकि इसमें जो है वो बहुत बड़े कोड होते थे। स्टेटमेंट जो है वो क्लॉक साइकिल पे बेस्ड होते थे, तो बड़ा लंबा स्टेटमेंट होता था। फ्लेक्सिबल सिंटैक्स और इजी टू रीड, इजी टू अंडरस्टैंड, जबकि यहाँ पे बहुत हार्ड होता था राइट करना, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी अच्छी होती थी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल होते थे, और यहाँ पे
फ्यू सपोर्ट एंड हार्ड टू लर्न, बहुत टफ टास्क होता था। मतलब कोड याद करना इज वेरी कॉम्प्लेक्स ना। इंग्लिश लैंग्वेज तो हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें लिखेंगे तो आसान ही रहेगा हमारे लिए। इनकी कम्युनिटी बहुत लार्ज है। उस समय कम्युनिटी कैसी थी, क्योंकि लिमिटेड लोगों के पास ये अवेलेबिलिटी थी कंप्यूटर की, तो लिमिटेड कम्युनिटी थी। तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, जो कंपाइलर लिंकर और लोडर के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए, सोर्स कोड जब भी आपको इस्तेमाल करते हैं, यूज़र जो कोड बनाता है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो सोर्स कोड जो है वो कंपाइलर क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, और ऑब्जेक्ट कोड लिंकर जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जाती है लोडर में और वो चली जाती है फिर बाद में मेमोरी में। तो एडिशनल फाइल्स का कॉन्सेप्ट जो ऐड होता है वो बेसिकली लिंकर में आपको ऐड करने को मिलता है। ठीक है, तो कंपाइलर, लिंकर और लोडर से भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर हम बात करें सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने का कॉन्सेप्ट, तो वो करता है कंपाइलर। ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज करेगा लिंकर, और मतलब ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेगा एग्जीक्यूटेबल फाइल से, तो वो लिंकर काम करेगा। और एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी में प्लेस करने का काम जो है वो लोडर का है। तो ब्रीफली हमें इतना ही समझ लेना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आप हमारे नंबर पे प्रतिक्रिया दे सकते हैं 9451120176, और इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहिए। जल्द ही हम ऑफलाइन अवेलेबल होंगे, और बहुत सारी इनिशिएटिव हैं जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, थोड़े इश्यूज़ की वजह से वो आ नहीं पा रहे हैं, बट पॉसिबली हम जल्दी ही उसे ओवरकम करेंगे और आपके लिए बेहतर चीज़ें लेके आएंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।